स्वागत है आप सभी का सत्यादि शर्मा परिवार में। और आप देखने जा रहे हैं आज एक नए विषय के साथ में। और भली भांति पता है, क्योंकि अगर आपको यह पता नहीं होता कि हिंदी किन किन परीक्षाओं में आती है तो आप इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे होते। आप सभी ने इस क्लास को ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी लिंक को जल्दी से जल्द शेयर कर दें, क्योंकि यह हिंदी के कंप्लीट कोर्स का पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये बात जो है सबसे पहली है, और यहीं से हमें समझना होगा कि हम आगे की रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। आप सभी को कुछ जानकारियां भी देना है और फिर निरंतर हमारी क्लास चलती रहेगी। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर कर दूं कि यह हिंदी का कंप्लीट कोर्स है, मतलब कि हिंदी से पूछे जाने वाले प्रत्येक जो आपके अध्याय है, जो सभी टॉपिक्स हैं, उन सबको पढ़ाऊंगा मैं। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगेगा, आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, यहां पर आपको क्लास परचेस करना चाहिए या नहीं, इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपको एप्लीकेशन के साथ साथ जो YouTube पर आप देख रहे हैं, YouTube वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या YouTube पर पूरा कोर्स रहेगा? तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दूं, नहीं। पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पहला टॉपिक के 5, 6, 7, 8 जितने भी दिन तक चलेगा वो उतने ही दिन तक आपको YouTube पर फ्री रहेगा। सिर्फ इसलिए कि आप समझ लें कि अच्छा ये टीचर ऐसे पढ़ाता है, इनके पढ़ाने की शैली ये, और हमें समझ में आया तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि हम जाकर इस कोर्स को परचेस करें ना करें, कितनी फीस रहेगी, क्या टाइम शेड्यूल रहेगा, सब जानकारी मैं लेक्चर के बीच में धीरे धीरे देता जाऊंगा। लेकिन ये लेक्चर का टाइम आपका सुबह 7 बजे फिक्स रहेगा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप सभी से राम राम शाम शाम हो जाती है। नमस्कार गायत्री जी और राहुल भाई, सत्यादि शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत। जल्दी आ जाइए। खम्मागणी साहब, खम्मागणी, ठीक है। तो चलिएगा, कैसे क्या रहेगा हमारा हिंदी का विषय, पहले तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिएगा जो मैं आप लोगों को कहने जा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या है। हिंदी को हमने कहा विषय, हमने कहा हिंदी। जैसे ही आपने कहा मैं पहला टॉपिक यहां से शुरू कर रहा हूं, पहले आपको समझाना प्रारंभ कर रहा हूं, जल्दी से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हमने कहा भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने कहा साहब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी। आपका सबसे पहला सवाल मुझसे यही होना चाहिए, क्या वाकई में हिंदी एक विषय है? क्या वाकई में हिंदी एक विषय है? आपको सबसे पहले जानना होगा कि हिंदी वास्तविकता में क्या है। तो हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, और हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी एक भाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। फॉर्डन ऑफ सितंबर 14 सितंबर 1949, 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सर राजभाषा मतलब, याद रखिएगा, जो कार्यालय की अर्थात ऑफिस की ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे बोला जाता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं यूएनओ वगैरह, तो हम कहते हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच होगी, इंग्लिश होगी। उसी तरह से हमारे कार्यालय की, और कह सकता हूं पत्र व्यवहार की भाषा, वह भाषा जो हमारे ऑफिस में काम आती है, सरकारी दफ्तरों में, प्रशासनिक कार्यों में, वह भाषा जो हमारे कार्यालय या हमारे प्रशासनिक या सरकारी राजनीतिक पत्र व्यवहार में काम आती है, वो भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। आप ये समझो कि हम भाषा पढ़ रहे हैं, हम भाषा को पढ़ रहे हैं विषय बनाकर, भाषा को पढ़ रहे हैं विषय बनाकर। विषय क्या होता है? विषय को ही कहा जाता है मुद्दा। विषय को ही एक शब्द और नाम दिया जाता है मुद्दा। मतलब कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा, अरे यार मुद्दा क्या है यार, तुम किस बात पर बहस कर रहे हो, आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा का मतलब समझा? विषय। कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल, जो क्लास ज्वाइन कर चुके हैं वो समझ ले कि मैं अभी आपको सिर्फ रूपरेखा समझा रहा हूं, और अभी इसी में आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा हिंदी विषय है या हिंदी भाषा है?
मैंने कहा हिंदी एक भाषा है जो राजभाषा है और इस तारीख को घोषित की गई थी। राजभाषा का मतलब होता है हमारे कामकाज की, कार्यालय की और पत्र व्यवहार की भाषा होती है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, आपको हिंदी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता। आओ इधर आओ, ठीक है ना। तो हिंदी विषय कैसे कहलाया सर? तो मैंने क्या कहा, विषय को कहते हैं मुद्दा, कोई काम का होना, किसी टॉपिक पर बहस का चलना, किसी बात पर, किसी विषय पर चर्चा का होना। आपने सोचा है कभी कि जब आप घर में रोजाना सुबह दोपहर शाम 3-3 बार 4-4 बार कभी ना कभी खाना बनता है, खाना आप खाते भी हैं, रोज का काम है आपका, पर कभी आपने सोचा है कि रात को खाना खाने से, बनाने से 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले पूरे घर के सदस्य बैठते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, आज कैसे बनेगा, कहां बैठकर खाएंगे, क्या करना होगा? कभी किया? नहीं किया। अभी आप सुबह से उठ चुके हैं, आपके घर में 9-10 बजे 11 बजे तक खाना बन जाएगा। क्या आप में से सभी घर के सदस्य घर बैठकर, या आप जहां पर भी है वहां के सभी लोग बैठकर क्या इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आप कि खाना कैसे बनेगा, क्या करेंगे, क्या व्यवस्था होगी, टेबल कैसे साफ करना? नहीं ना, रोजमर्रा का काम है, चल रहा है। मेरा मतलब यह है कि आपका जो खाना है, आपका जो खाना है, आपका जो खाना है वो आपका डेली रूटीन का काम है। तो आपकी जो भाषा है हिंदी, वो बोलने में आपके डेली रूटीन का काम है, रोजाना का काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, यही खाना जब शादी में बनता है, यही खाना जब शादी ब्याह पार्टी के लिए बनता है, तो ऑर्गेनाइज करवाने वाला, इस पार्टी को आयोजित कराने वाला, शादी में लड़की के माता पिता शादी से कई महीनों पहले हलवाई के साथ बैठकर इस बात का डिस्कशन करते हैं, खाने में क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कौन कहाँ रहेगा, कैसे काम होगा। ये होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि जो आपका रोजाना का काम है वो आपके लिए अब एक मुद्दा बन चुका है, और मुद्दा जब बन जाता है तो मुद्दे पर फिर चर्चा की जाती है, मुद्दे को समझा जाता है। यहां तक समझ में आया? तो मेरा मतलब है हिंदी आपके रोजाना का काम है, आप रोज बोलते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी तो आप बोलते ही नहीं है। पहली बात तो आप क्या, मैं भी नहीं बोलता। तो हमने कहा जब रोजाना का काम, जब चर्चा का विषय बन जाए, जब मुद्दा बन जाए, तो उसे हम विषय कहते हैं। अभी हम हिंदी को दोनों रूप में पढ़ेंगे। हिंदी के इस विषय की बात करता हूं तो आगे देखिएगा, जब मैं बात करता हूं हिंदी विषय, क्या बात करता हूं? हिंदी विषय। तो हिंदी विषय में आती है व्याकरण। क्या होती है? व्याकरण, हिंदी ग्रामर। और अगर मैं कहता हूं कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो आप लोगों को यहां से समझना होगा कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपको अब क्या क्या पढ़ना है। जिन भी स्टूडेंट्स को मेरे बताने का तरीका समझ में आ रहा है वो लाइक करते चलें, और एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर जुड़े हुए सारे बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है? यह क्लास, यह कक्षा, यह कक्षा, ठीक है ना, यह लिख सकता हूं, ये कक्षाएं, ये कक्षाएं, ये सभी क्लासेस, ये कक्षाएं सत्याधि शर्मा, सत्याधि शर्मा क्लासेस के एप्लीकेशन पर संपूर्ण वीडियो के साथ, संपूर्ण वीडियो के साथ लाइव उपलब्ध रहेगी, लाइव उपलब्ध रहेगी। अब YouTube वाले बच्चों के डाउट होगा सर हम क्या करें, तो याद रखिएगा ये कक्षाएं YouTube पर अगले 7 दिनों तक, 7 डेज, अगले 7 दिनों तक फ्री रहेगी। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए एप्लीकेशन ज्वाइन करना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये बहुत बड़ा डाउट आपके मन में जो हो सकता था, और मैं आपको टाइम बता दूं कि आपका समय रहेगा 7 AM, मतलब कि सुबह 7 बजे, और वो भी क्लास कैसी रहेगी? लाइव रहेगी। इस स्थिति में आपको क्या पढ़ना है वो अब मैं इधर बता रहा हूं,
ठीक है, बुंदेलखंडी में पढ़ाओ ना सर, हमाओ का जा रहा हूं, तुमने क्या दिया, हम बुंदेलखंडी में बोल दें। देखो इधर, यहां तक हो गया। अब समझने वाली बात है कि हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले होता क्या है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो जैसे कुछ टॉपिक पर मैं आपकी चर्चा करता हूं, जैसे एक टॉपिक होता है आपका, एक अध्याय होता है जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला मतलब कि ये समझ लो शून्य से शिखर जाने के लिए शून्य की स्थिति, जीरो से। फिर हम यहां पर चर्चा करते हैं कि यहीं पर आता है आपका भाषा, आपका भाषा, हिंदी भाषा। फिर यहीं पर हम कह सकते हैं कि वर्तनी की शुद्धता। वर्तनी की शुद्धता मतलब जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि भाई हम गलत क्या लिख रहे, सही क्या लिख रहे, तो हिंदी पढ़ने का औचित्य क्या रह गया। फिर हम कह सकते हैं इसी में हम पढ़ते हैं संधि। फिर हम कहते हैं इसी में हम पढ़ते हैं समास। इसी में हम पढ़ते हैं समास। यहां पर आप देखेंगे एक टॉपिक आता है, एक अध्याय आता है जिसको कहते हैं शब्द। और याद रखिएगा, यह सबसे बड़ा अध्याय है। हिंदी में सबसे बड़ा अध्याय यदि कोई है तो वो कौन सा होगा, शब्द है। सबसे बड़ा अध्याय है तो वो कौन सा है, शब्द है। क्योंकि शब्द में ही आपको याद रखना होगा, इस शब्द में ही सफिक्स प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग आते हैं, इसी में आपके प्रत्यय आते हैं, इसी में देखा जाए आप लोगों के तो समानार्थी शब्द आते हैं, समानार्थी शब्द आते हैं, इसी में आपके विलोम शब्द आते हैं, इसी में आपके पर्यायवाची शब्द आते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको। तो ज्यादा बड़ा शब्द जो है, टॉपिक जो है वो शब्द रहेगा, ठीक है ना। इसी में आपकी क्रियाएं आती है, इसी में आपका विशेषण आता है। क्रिया विशेषण अलग होता है। यहां तक समझ में आया ना। ये जैसे कि अव्यय के भाग होते हैं, इस तरह से। यहां तक क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम, तो इसमें आता है रस आता है। फिर हम इसमें देखेंगे छंद आता है। फिर हम इसमें देखेंगे अलंकार आता है। ये सारी चीजें पढ़ने को आती है। फिर हम देखते हैं भाव पल्लवन आता है। भाव पल्लवन आता है, ठीक है ना, भाव पल्लवन आता है। यहां तक देखते हैं हम, भाव पल्लवन आता है। फिर हम देखते हैं इसमें पत्र लेखन आता है। क्या आता है, पत्र लेखन आता है। फिर हम कहते हैं कि इसमें मुहावरे आते हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं। इसमें फिर आप लोगों से लोकोक्ति पूछी जाती है, लोकोक्ति पूछी जाती है। शब्द से सब, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, आप लोगों से वाक्य पूछे जाते हैं। फिर वाक्य में आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये आते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है। यहां तक क्लियर हुआ। तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहला इस वाले भाग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा वो चिंता मत करिए, क्योंकि यही पीडीएफ बनाकर आपको उपलब्ध होगी एप्लीकेशन पर। रेडी। तो अब क्या पढ़ना है हमें, हिंदी पढ़ने के लिए जल्दी उठ गया, वरना आपको तो पता ही है कि मैं लेट उठता हूं। हाँ, मुझे तो पता ही होता है, मेरे साइड में तो बिस्तर रहता है तेरा, है। मैं तो लात मार के उठाता था रोज 9 बजे। ऐसी बात बोल के जेठालाल है जेठिया, लोगों को डाउट में मत डाल कि आपको पता ही है कि मैं कितने बजे उठता हूं। मुझे, मेरा नहीं पता मैं कितनी बजे उठता हूं, मुझे तुम्हारा कैसे पता होगा। ये जेठिया लिख रहे भाई इधर। हो गया। दूसरा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब, मैं आपके कमेंट ले लेता हूं तब तक कि क्या आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है भैया। मैं एप्लीकेशन वाले बच्चे और यूट्यूब वाले बच्चे सभी का कमेंट देख रहा हूं ना। पिछली बार भी पढ़ चुके, बिल्कुल देखो, पर ये प्रैक्टिस की चीज है ना। बिल्कुल सारे उदाहरण देंगे। अब यहां पर समझिए, ये वाली चीज आपने देख ली। अब आपको पढ़ना क्या है, अब आपको पढ़ना क्या है, इसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए बस, ये जानकारी का। इसके बाद में आगे बताता हूं मैं, इसके बाद में शुरू करते हैं। ज्यादा क्लियर हुआ। देखो, अब हम क्या कहते हैं, भाषा। अब हमने कहा भाषा, हमने कहा भाषा, और भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी, ये टॉपिक नहीं, भाषा। हमने कहा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई अर्थात सबसे बड़ी यूनिट, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। अब आराम से समझो। पहला पॉइंट, भाषा क्या होती है।
व्यक्ति अपने विचारों को, व्यक्ति अपनी बातों को, व्यक्ति अपने मन के अंदर जो चल रहा है, क्योंकि इंसान को सबसे पहले जो बोलना है, जो जुबान पर आता है, जो आंखों में नजर आता है, वो पहले दिमाग में आता है और दिमाग में विचार आते हैं। तो भाई एक एक पॉइंट क्लियर होगा। भाषा मतलब कि व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को, मस्तिष्क को ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। तो व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिस माध्यम का लिखित और मौखिक रूप से प्रयोग करता है वो भाषा होती है। मेरा मतलब फिर से समझो, इसी को संचार कहते हैं। व्यक्ति के दिमाग में कोई बात आई, जैसे मेरे दिमाग में आया कि कल क्या करने वाले हैं, तो कल क्या करने वाले हैं ये मेरी जुबान से निकलने से पहले मेरे दिमाग में आया। अब मेरे विचार में अपन कुछ नया करेंगे, तो मैंने अपने विचारों को दो तरीके से कहा कि कल आप लोगों को 1 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा। मैंने मुंह से बोला कि कल आप लोगों को 1 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा, ये मैंने मेरे विचारों को मुख से बोला, अर्थात ये भाषा का एक रूप हो गया जिसे आप कहते हैं मौखिक रूप। मौखिक मतलब कि ओरल, बोला गया। अब मैं कहूं कि मैं कल आप लोगों को 1 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा, अगर मैं ये लिखकर बताऊं तो ये हो गया भाषा का लिखित रूप। और जब हमने बोल दिया, जब हमने लिख दिया, यदि कोई व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता है, और वही व्यक्ति अनपढ़ भी है, तो बोलने से तो रहा, लिखने से भी रहा, फिर वो क्या करता है, फिर वो साइन लैंग्वेज में अर्थात सांकेतिक भाषा में बात करता है। जैसे इधर आओ को इधर आओ, नहीं चाहिए हाँ चाहिए, बल्ले देख रहे हो, निकल, माफी मांगता हूं, राम राम, बाय बाय, टाटा, हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है कि भाषा का एक रूप और होता है जिसे कहा जाता है भाषा का सांकेतिक रूप। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम भाषा के सांकेतिक रूप का प्रयोग नहीं करेंगे, हम भाषा के मौखिक रूप का और लिखित रूप का प्रयोग करेंगे। लेकिन व्याकरण की शुद्धि के लिए, व्याकरण में हिंदी के लिखावट में कोई गलती तो नहीं है, इसके लिए हमें मौखिक का भी प्रयोग छोड़कर हमें लिखित पर ध्यान देना होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि जो आपको परीक्षा में आएगी वो हिंदी कैसे होगी, वह हिंदी लिखित होगी। जैसे मैंने कहा कि भैया बोलो राम, आपने कहा राम, कोई माई का लाल इसमें गलती नहीं निकाल सकता, पर लिखकर बताओ ना। आपने कहा राम और आपने लिख दिया आम, समझ में आया? आपने मौखिक में सही बोला, संकेत की जरूरत नहीं पड़ी, लिखित में आपने गलत लिखा। तो जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब किसका भाग होगा? लिखित का भाग होगा, रिटन का भाग होगा। बोलो हाँ या ना? प्रीति कुशवाहा, आपने बिल्कुल सही दिया उत्तर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एकदम नीचे तक आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना? एप्लीकेशन पर पैसे लगेंगे क्या सर? इस भाषा का प्रयोग करने से अच्छा यूं बोलो सर, क्या एप्लीकेशन पर इसे परचेस कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, बात एक ही है, वहां आपको परचेस करना होगा। और याद रखिएगा, अभी इसका पैसा जो है आपको 750 रुपए में कंप्लीट हिंदी कोर्स परचेस करने को मिलेगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि यह बहुत अच्छे से आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद से लेक्चर और वीडियोस चलेंगे। ऐसी स्थिति में इसका प्राइस बढ़े उससे पहले आप इसको परचेस कर ले। मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं, वरना लोग 2-2 डेमो देते हैं। मैं आपसे कहा 7 दिन 8 दिन जितने दिन ये टॉपिक चलेगा मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। आप समझें, 7 दिन विचार करें, इच्छा हो तो आप पढ़े। डन? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो भाषा की बात करते हैं तो एक मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है, एक सांकेतिक रूप होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, भाषा में हमने क्या कहा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य। वाक्य क्या होता है? दूसरा पॉइंट, वाक्य क्या होता है? हमने कहा भाषा क्या होती है, दूसरा पॉइंट हमने कहा वाक्य क्या होता है। राजा भाई याद रखना, जब हम हमारी बात को पूर्ण कर जाते हैं, जब हम हमारे एक कहे गए पूरी बात को कंप्लीट कर देते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा मैं आज घर जाऊंगा, मैं आज घर जाऊंगा, वाक्य में कर्ता भी होता है, मतलब सब्जेक्ट भी होता है, कर्म भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। वाक्य क्या है?
भाषा क्या है, दूसरा वाक्य क्या है। ये पहला पॉइंट लिखा है आपका कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। मतलब कि जब आपने वाक्य बोला, सेंटेंस बोला, तब जाके आपकी भाषा की एक इकाई कंप्लीट हुई है। ऐसी कई सारी वाक्यों से, ऐसे कई सारे वाक्य मिलकर, ऐसी कई सारी यूनिट मिलकर भाषा का निर्माण करती है। हमने कहा भाषा क्या है वो अभी समझा, अब आप समझो कि वाक्य क्या है। जब आप अपने किसी एक बात को एक पंक्ति दो पंक्ति में पूर्ण कर देते हैं, आधी पंक्ति भी हो सकती है, जब आपकी बात पूर्ण हो जाए, पूर्ण का मतलब ये नहीं कि सर 1 घंटे की बात नहीं, 1 घंटे की जो बात है वह कई सारी लाइनों से मिलकर बनेगी। मैं कल घर जा रहा हूं, तुम मुझसे मिलने आना, अपन दोनों साथ चलेंगे, उधर से आते समय मोटरसाइकिल से आएंगे, अपन दोनों घूमेंगे भी, पैसा 500-500 रुपए लगेगा। तो मैंने कितने सारे वाक्य बोले, कल मैं घर जा रहा हूं नंबर 1, तुम मुझसे मिलने आना नंबर 2, अपन दोनों साथ चलेंगे नंबर 3, उधर से मोटरसाइकिल से आएंगे नंबर 4, अपन घूमने जाएंगे नंबर 5, 500-500 रुपए लगेंगे नंबर 6। 6 वाक्य बोले हैं और सामने वाला मेरी बात समझ गया है। तो मैं जो चाहता था मैंने बोला, और जिस तरह से मैंने बोला सामने वाले ने समझा, ये भाषा हो गई। और भाषा, जब हमने इतनी बात की, इसके बीच में 6 वाक्य आए, इन 6 वाक्यों में से यदि एक एक को भी पकड़ो तो वो अपने आप में पूर्ण है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 कई सारे वाक्यों से मिलकर भाषा बनी है। तो वाक्य मतलब भाषा की सबसे बड़ी इकाई, इससे बड़ी यूनिट किसी लैंग्वेज को बनाने में नहीं होती है। कल मैं घर जा रहा हूं, हो गया कंप्लीट, कंप्लीट। अब इससे ज्यादा क्या कहूं, जा रहा हूं, अब जाके बताऊं क्या, मैं कल घर जा रहा हूं, मैंने बोल दिया, ये वाक्य है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य। पहली चीज समझ में राजा भाई, पहली चीज समझ, अरे समझो तो। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा है वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। मतलब कि वाक्य सबसे बड़ी यूनिट होती है, उससे छोटी इकाई, उससे छोटा रूप उपवाक्य होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, उपवाक्य से, उपवाक्य से छोटी इकाई, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, पदबंध है। वाक्य से, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। ये लिखते चले जाना और समझते चले जाना। फिर हम कह सकते हैं पदबंध से, पदबंध से छोटी इकाई, पदबंध से छोटी इकाई पद है, पदबंध से छोटी इकाई पद है, ठीक है ना। फिर अगला वाक्य देखिएगा, पद से छोटी इकाई, पद से छोटी इकाई, पद से छोटी इकाई अक्षर है, पद से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर को ही हम कहते हैं ध्वनि। पद से छोटी इकाई अक्षर है, मतलब कि ध्वनि है। और अंतिम वाले भाग पर आ जाइए कि अक्षर से छोटी इकाई, अक्षर से छोटी इकाई, अक्षर से छोटी इकाई, अक्षर से छोटी इकाई वर्ण है। अक्षर से छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। अब आपको यहां समझना होगा कि आपको पढ़ना तो सब है, मतलब आपको वाक्य भी पढ़ना है, वाक्य के बाद में आपको उपवाक्य भी पढ़ना है, ये सब समझाएंगे आप। इसके बाद में पदबंध क्या होता है आपको ये भी समझाएंगे, पदबंध के बाद में पद क्या होता है आपको ये भी समझाएंगे, पद के बाद में अक्षर या इसी को कहते हैं ध्वनि, ये क्या होता है आपको ये भी समझाएंगे, और ध्वनि के बाद में आता है सबसे छोटा वर्ण, आपको ये भी समझाएंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि मकान बनाने में छत पहले नहीं आती है, पहले नींव भरी जाती है, पहले उसका बेस आधार तैयार किया जाता है। अगर आपको इसको एक मकान मानना हो तो सबसे टॉप पर बैठा है सेंटेंस, वाक्य, ये छत है। और कोई भी कारीगर कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, कितनी सुंदर कलाकृति क्यों ना हो, छत पहले नहीं डाल सकता।
छत डालने के लिए आधार भरना होगा, और आधार इन सबका नीचे देखो क्या आ रहा है, वर्ण। मतलब मैं अगर शुरू हो जाता ये आधे घंटे की रामायण गाने से पहले, चलो भाई हिंदी पढ़ो वर्ण ठुल्लू, ये काम तो सब कर लेंगे, पर आपको पहली क्लास में बेस बन जाना चाहिए। मेरा कुछ नहीं जा रहा, 70 लेक्चर में हिंदी कंप्लीट होगी, 71 में होगी, 72 में होगी, कोई दिक्कत है क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर या वर्ण, वहां तक पहुंचने के लिए यहां से शुरू करना पड़ेगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले शुरू करूंगा वर्ण से, और वर्ण होता है आधार। यदि इस सत्यादि शर्मा क्लासेस का आपने एक वाक्य पढ़ा हो तो है, शून्य से शिखर तक। कहां से कहां तक? शून्य से शिखर तक। तो याद रखिएगा, शिखर तक जाना है तो शून्य से शुरू करना होगा। तो पहला शुरुआत करते हैं अपन वर्ण से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वर्णमाला टॉपिक शुरू करता हूं, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सावन सांवले, पूरी हिंदी पढ़ाएंगे भाई साहब, इसीलिए तो हमने कहा एप्लीकेशन पर हम प्रतिबद्ध हैं, इस बात के लिए वचनबद्ध हैं। चलो लिखिए भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी साथी। यहां तक क्लियर होगा? अब समझो बहुत अच्छे से। पाल, संतोष पाल जी, नेट बहुत ज्यादा लगता है, इसका उपाय बिल्कुल करेंगे, ये सच है, आपका क्वेश्चन अच्छा है। सर आपकी पांडुलिपि मिलेगी? मिलेगी बिल्कुल, शब्द ऐसे के ऐसे अक्षर में मिलेगी पांडुलिपि, चिंता ना करो। चलो आ जाओ भाई राजा, सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण, सबसे पहला टॉपिक। और जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि बहुत प्यार से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, और सबसे बड़ा अभी टारगेट बच्चों के सामने आने वाला है एमपीएसआई, जिसमें हिंदी का वेटेज ऑलरेडी 70 नंबर का था, और बढ़ाकर अगर 200 नंबर का भी कर दे तो चिंता मत करना। यहां तक कि आप एमपीपीएससी एग्जाम के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको याद रखना होगा, ये आपके काम में आने वाली है। क्योंकि अभी मेंस का पेपर देख लो, अभी आप 24 से 29 अप्रैल वाला जो मेंस हुआ 2022 में, उसमें आप देखोगे तो क्या पूछा उसने, श्लेष अलंकार पूछ लिया उसने, उपमा अलंकार पूछ लिया उसने, छंद पूछ लिए, रस पूछ लिए, ऐसी तो चीजें पूछता है, संधि पूछ ली, समास पूछ ली, वही वाली बात है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए अब देखो इधर वर्ण, मैंने क्या कहा, नीचे से चलोगे तो वर्ण और ध्वनि आता है। पहला पॉइंट, वर्ण क्या है? पहला पॉइंट, वर्ण क्या है? पहला पॉइंट है, प्रश्न है आपका, वर्ण क्या है? आपको लग रहा होगा सर वो लिखा लिखाया आप ऐसा पढ़ा दो ना। उसमें दो सवाल है। कुछ बच्चों का यह कहना होता है कि सर आप लोगों को आता नहीं है, आप लिखा लिखाया छाप देते हैं और उस पर पेन चलाते हैं कि भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। आपको आता तो आपको लिखने की क्या जरूरत थी? तो हमने कहा इसमें टाइम बच जाता है। पर दूसरी चीज, हिंदी एक ऐसा विषय है कि जब तक मैं नहीं लिखूंगा तब तक मैंने क्या गलती की, भाषा की शुद्धता, अशुद्धता, वर्ण, अक्षर, कहां पर गलती की है, वाक्य में कहां मैंने वहां पर एरर निकालनी होगी, इसलिए मैं लिखूंगा। जहां उदाहरण समझाने होंगे, एक एक वर्ड बराबर उदाहरण होगा, वहां समय बचाने के लिए मैं पहले ही टाइप करा दूंगा ताकि गलती ना हो। यहां तक समझ में आया? अब देखिएगा वर्ण क्या है। तो हमने ये कहा भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। लिखित मतलब ये जो लिखा है। तो फिर सर मौखिक भी होता होगा? बिल्कुल होता है। तो यहां पर समझिएगा, एक शब्द और आता है जिसको कहते हैं अक्षर, जिसको कहते हैं अक्षर। तो हमने कहा अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? इसी को मैं कह सकता हूं कि ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? अक्षर क्या है, क्या इसी को कह सकता हूं ध्वनि, मतलब कि वॉइस, आवाज क्या है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? भाषा की, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी
मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि या अक्षर कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इन दोनों में अंतर समझिएगा। मेरा मतलब यह है, उदाहरण कैसे दे सर? बोले इसका उदाहरण देकर बताओ। मैंने कहा भाई साहब ये लो, एक उदाहरण ले लो, एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल से समझो। यहां पर एग्जाम्पल से हम क्या समझेंगे? हमने एक शब्द लिखा, यहां पर हमने लिखा है राजा, हमने एक शब्द लिखा राजा। अब आपको वर्ण और अक्षर दोनों इससे क्लियर हो जाएंगे। पहला शब्द आपने जब बोला राजा, तो आपने कितनी दफा कुछ क्या बोला? कुछ समझ आया? आपने बोला रा, आपने बोला जा। बोला, लिखा नहीं। जितना समझ सको प्यार से समझ लेना, क्योंकि ये टॉपिक, ये अध्याय ही समझने का है। बाकी रटने का हो सकता है, पर ये समझने का है। आपने लिखा राजा, मैंने लिखा राजा, लेकिन इसको बोलो तो आपने बोला रा और जा। रा एक, जा दो। बोलने पर मतलब कि मौखिक, ओरल, बोलने पर। तो याद रखिएगा, बोलने की छोटी इकाई अक्षर या ध्वनि होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि राजा जो लिखा है, इसमें अक्षर या मैं कह सकता हूं ध्वनि कितनी है? तो याद रखिएगा, राजा में अक्षर या ध्वनि 2 है। इसका मतलब यह है कि राजा एक शब्द है, राजा एक शब्द है, इसमें 2 अक्षर है। राजा एक शब्द है, इसमें 2 अक्षर है या 2 ध्वनि है, रा और जा। रा और जा, ये क्या है? ध्वनि। मैंने बोला, यही क्या हो गए? अक्षर है। कितने अक्षर दिख रहे हैं? बोले सर रा दिख रहा है, सर जा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, आप गलत नहीं है, पर आप समझो ये तो हो गया ध्वनि अक्षर। लेकिन याद रखिएगा, इसी राजा में अगर आप लोगों से पूछा जाए वर्ण कितने हैं, तो आपको उत्तर देना होगा वर्ण कितने हैं। तो मैं रट्टा मार के नहीं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि वर्ण कैसे निकालते हैं। वर्ण कितने हैं इसके लिए आपको यहां समझना होगा। एक शब्द लिखा है राजा, एक शब्द क्या लिखा है? राजा। और याद रखिएगा, भाषा में कोई भी शब्द बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता है, बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता है। स्वर मतलब कि आ ई उ ए ऐ ओ औ। यहां तक समझ में आया? अब आप इसमें राजा में देखो, आपने लिखा रा और दूसरा लिखा आपने जा। यहां तक लिखा आपने, देखो अब इधर रा में देखोगे तो इसके टुकड़े कैसे होंगे? तो पहले देखिएगा, इसमें लिखा हुआ र, इसमें क्या लिखा हुआ? र। पर जब आप बोल रहे हैं तो आखिरी में क्या रहा? रा, रा। तो बताओ ये सिर्फ र से राजा बन जाएगा क्या? नहीं। तो इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने आ को जोड़ा। इसमें आपने किसको जोड़ा? आ। जब आप किसी भी व्यंजन में स्वर को जोड़ते हो तो व्यंजन आधा हो जाता है, और आधा करने के लिए नीचे लगता है एक ऐसा सा डंडा जिसे कहते हैं हलंत। तो र में आ जुड़ा तो बन गया रा, र में आ जुड़ा तो बन गया क्या? रा। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? रा। इधर जा को भी ऐसे देखेंगे तो ज में क्या किया आपने? ज को लिखा, उसको आधा किया और इसमें जोड़ दिया स्वर, क्योंकि आ की मात्रा है तो आपने जोड़ दिया क्या? आ। तो ये बन गया जा। तो मेरा मतलब ये है कि रा में 2 वर्ण है, एक वर्ण र, दूसरा वर्ण आ। जा में 2 वर्ण है, ये तीसरा और ये चौथा। इसका मतलब यह है कि राजा शब्द में अगर कोई पूछे अक्षर कितने हैं तो आपने कह दिया 2, रा और जा। लेकिन पूछे राजा शब्द में वर्ण कितने हैं, र आ ज आ, मतलब वर्ण कितने हो गए? 4। इसलिए आपको समझना होगा कि जो अक्षर है वो बोला गया रूप है और जो वर्ण है वो लिखा गया रूप है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन वो भी कौन सी? लिखी हुई, लिखित। इस कारण से मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। इसलिए अक्षर की संख्या राजा में 2, लेकिन वर्णों की संख्या राजा में कितनी होगी? 4। यहां तक क्लियर हुआ राजा भाई? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्स पेड है और इसकी पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अभी इतना जल्दी मत करो, मैं अभी हफ्ते भर आपको पढ़ाने वाला हूं, यूट्यूब पर फ्री चलेगा। एप्लीकेशन वाले तो एप्लीकेशन पर देख ही रहे हैं। सुबह 7 बजे से टाइम रहेगा, सुबह 7 बजे से टाइम रहेगा आपका। और सभी क्लासेस लाइव रहेगी, बिल्कुल रोज रहेगी अंशिता राजपूत। डेली क्लासेस आपका जब तक कोर्स ना हो जाए एसआई पटवारी इन सब का, तब तक।
अभी आगे बढ़ रहे हैं और देखो यहां तक क्लियर हुआ। हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे गौरव सेंगर साहब, सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होगी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो सॉरी लिखित इकाई जो होगी वो अक्षर होगी और वर्ण होगी, और मौखिक इकाई जो होगी वो ध्वनि या अक्षर होगी। यहां तक समझ में आया। राजा शब्द में, ये राजा क्या है, ये राजा एक शब्द है, राजा एक शब्द है क्योंकि कई सारे वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। इस राजा शब्द में अक्षर कितने हैं, 2, लेकिन इस राजा शब्द में वर्ण कितने हैं, 4। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिएगा इधर आगे बढ़ते हैं, और यहां हमें एक चीज समझना होगा कि वर्ण से क्या होता है, वर्ण, वर्ण क्या होता है, जैसे कि अ एक वर्ण है, च एक वर्ण है, ज एक वर्ण है, क्योंकि ये अकेले हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है ना, ये वर्ण है। छोटा उल्लू एक वर्ण है, प पतंग एक वर्ण है, भ भालू का एक वर्ण है। यहां तक समझ में आया। स सत्याधि एक वर्ण है, श शर्मा एक वर्ण है, क क्लासेस एक वर्ण है। अब इस चीज को समझो, क्या आपने जो वर्ण लिखे हैं इनका क्रम सही है, नहीं है। तो मेरा मतलब पहले तो आपने समझा कि वर्ण क्या होता है। अब जो आपका टॉपिक आता है, आपका जो अध्याय आता है, आपका अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1, और उसका नाम है वर्णमाला। अध्याय नंबर 1 और उसका नाम है वर्णमाला। अब आप जो इसे पढ़ने जा रहे हैं ये आधार है आपके हिंदी व्याकरण का। यहां तक क्लियर हुआ, पूरी चीज समझ में आएगी। मुझे एक बात बताओ, आपने जैसे यहां पर लिखा वर्णमाला, तो वर्णमाला में याद रखिएगा, क्या वर्ण और वर्णमाला में अंतर है, क्या वर्ण और वर्णमाला में अंतर है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है, पहले समझिएगा। वर्ण आपने लिखा, किसी भी तरह से लिख दो, च लिख दो, ज लिख दो, न लिख दो, फ लिख दो, ग लिख दो, आ हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, र हो जाएगा, स हो जाएगा, ये सब वर्ण है। ये सब क्या है, वर्ण है। कहीं से उठा के कुछ भी लिख दो, वर्ण है। पर याद रखिएगा, जब इन्हीं वर्णों का, जब वर्णों को व्यवस्थित क्रमों में, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। बहुत क्लियर कर दूंगा आपकी हिंदी, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, विनोद सब बताएंगे ये, है ना, ठीक है ना। अब देखो, आपने शब्द लिखा वर्ण और आपने एक शब्द लिखा वर्णमाला, और वर्णों से मिलकर शब्द बनाए। मैंने कहा वर्ण, आपने लिखा च, ज, न, फ, ग, अ, उ, ई, र, स, ये सब क्या है, वर्ण है। सर तो वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है। वर्ण और वर्णमाला में ये अंतर है कि जब वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो वह वर्णमाला कहलाता है, अर्थात वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। वर्णमाला है व्यवस्थित क्रम किसका, वर्णों का। यहां तक समझ में आया। वर्ण की बात करता हूं तो जिसके सार्थक टुकड़े संभव नहीं है, जिसके सार्थक टुकड़े संभव नहीं है, वह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, याद रखिएगा, वर्णमाला कहलाता है। मेरा मतलब यह है, उदाहरण के तौर पर आपके पास में फूल है, आपके पास में क्या है, फूल है। फूल मतलब कौन सा, फ्लावर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आपके पास में फ्लावर्स है, फूल है। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों से माला बनाने को कहा गया, आप लोगों से कहा कि माला बनाओ, आपको समझना होगा वर्ण क्या है। तो आप ये समझो कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण क्या है, मोती है। वर्ण क्या है, मोती है। और वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है, तो याद रखिएगा, मोतियों का हार है। मोतियों का वर्णमाला क्या है, मोतियों का हार है। अगर वर्ण फूल है तो वर्णमाला क्या है, याद रखिएगा, फूलों का हार है। वर्णमाला क्या है, फूलों का हार है। आपको नहीं भूलने वाली चीज बता रहा हूं। कैसे सर, अरे यार सीधी सी बात है। आपके पास फूल कौन कौन से हैं, आपने कहा सर हमारे पास चमेली के फूल हैं, सर हमारे पास गेंदा का फूल है,
सर हमारे पास जो है वो गुलाब का फूल है, सर हमारे पास गुलाब का फूल है, समझ में आया। सर हमारे पास और भी बहुत सारे फूल है, जैसे लाल फूल है। अब इधर समझो, आपके पास कई सारे फूल है, इसका मतलब आपके पास कई सारे वर्ण है। आपके पास कई सारे फूल है, इसका मतलब आपके पास कई सारे वर्ण है। यदि वर्ण मोती है तो आप समझो आपके पास चांदी का मोती है, आपके पास सोने का मोती है, आपके पास में काला मोती है, आपके पास में लाल मोती है। अगर वर्ण मोती है तो आपके पास इतने सारे मोती है, यदि वर्ण फूल है तो आपके पास इतने सारे फूल है। तो भाई साहब जब भी आप वर्णमाला में बदलोगे तो मोतियों का हार और फूलों का हार वर्णमाला, इसका मतलब है कि इन चांदी, सोना, काला, लाल, इन सब मोतियों का जब भी आप हार बनाते हो तो आप इसका क्या करते हो, इसका आप व्यवस्थित क्रम बनाते हो। क्या बनाते हो, व्यवस्थित क्रम बनाते हो। इसका मतलब है कि आप सफेद रंग का एक धागा लेते हैं, सफेद रंग का एक धागा लेते हैं, क्योंकि यही तो हार होता है। इस सफेद रंग के धागे में सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहां पर सफेद रंग के धागे में सबसे पहले आप यहां पर एक सुंदर सा, जो भी आकार आपको सुनार ने बना कर दिया हो, आप यहां पर सोने का लॉकेट लगाते हैं। फिर इसके बाजू में आप सोने के कुछ मोती लगाते हैं, चुन चुन कर, गिन गिन कर, 3 मोती दाएं, 3 मोती बाएं। फिर आप इसी में उठाकर आप देखोगे तो आप क्या करते हैं, इसमें 3 मोती काले लगा देते हैं, 3 मोती काले दाएं, 3 मोती काले बाएं। यहां तक हो गया। फिर आप क्या करते हैं, इसी में आप चांदी के मोती लगा देते हैं, 3 मोती चांदी के इधर लगा देते हैं, 3 मोती चांदी के इधर लगा देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। इसी के बाद में आप वापस से सोने के मोती लाते हैं और सोने के 3 मोती इधर लगा देते हैं, 3 मोती सोने के इधर लगा देते हैं। अब आप इसको देखो और समझो कि आपके पास में वही चीज उपलब्ध है जो यहां पर लिखा हुआ है, काला लाल मोती। लेकिन आपने क्या किया, कहां सोना, कहां चांदी, कहां लाल, कहां काला, कहां पीला, आपने मोतियों को जब क्रम से बनाया तो अब आप देखो कितनी सुंदर माला बनी है और इसे गले में पहना जा सकता है। ये हो गया मोतियों का हार। मतलब आपको समझ में आया कि आपके पास में विकल्प तो उपलब्ध थे, लेकिन जब तक आप उनका व्यवस्थित रूप से उन सभी का स्थान निश्चित नहीं करोगे, वह सुंदर नहीं दिखेगा। और जब तक सुंदर नहीं दिखेगा तब तक आप अच्छा हार नहीं बना पाओगे, मतलब हार अच्छा नहीं होगा आपका। उसी तरह से आपके चमेली के फूल, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, लाल फूल है, अब आपको एक माला बनानी हो कि इसकी एक माला बनाई है, तो भाई साहब आप क्या करोगे, सबसे पहले एकदम यहां पर बड़ा सा फूल लगाओगे जिसे कहते हैं गुलाब का फूल। ये गुलाब के फूल के बाद में यहां पर चमेली के फूल लगाओगे, चमेली के फूल के बाद में यहां पर आप जो है दूसरे फूल लगाओगे, ये दूसरे फूल लग जाएंगे। फिर आप यहां पर भाई साहब गेंदे का फूल लगाओगे, बोले ऐसे फूल लग जाएंगे और इस तरह से व्यवस्थित सुंदर माला बन जाएगी। मेरा मतलब समझ गए होंगे आप कि आपके पास में वर्ण तो है जो कहीं भी हो सकता है। जब आप टोकरी भरकर लाते हैं तो गुलाब का फूल नीचे दबा हो सकता है, पर माला बनाते समय बीच में होता है। गेंदे का फूल जो होता है सबसे ऊपर होता है, लेकिन उससे 4-5 फूलों के बाद लगाया जा सकता है। तो वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, पर लिख देने से वर्ण हो जाएगा, पर जब तक उसे अपना स्थान नहीं दोगे वह वर्णमाला नहीं कहलाएगा। अब यहां पर आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ण से बड़ा भाग वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। यदि एक अक्षर आपने कुछ भी लिखा है, जैसे आपने लिखा है अ, तो ये वर्ण है। ऐसे कई सारे अक्षर एक व्यवस्थित क्रम में लिख दो तो ये वर्णमाला है। बोलो हाँ, क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ? बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया, इसे इसे समझ लो। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या राजा भाई, जल्दी लिखो आप इसे। हो गया। चलो अब यहां पर देखेंगे वर्णमाला। यहां पर देखिएगा आप वर्णमाला क्या लिखा हुआ है, वर्णमाला, वर्णमाला। अब ये वर्णमाला क्या है तो आपने लिखा होगा वर्णों का व्यवस्थित क्रम। क्या लिखा आपने, वर्णों का, वर्णों का, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है।
व्यवस्थित क्रम वर्णमाला वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो व्यवस्थित क्रम कर देते हैं। बोले सर कितने वर्ण होते हैं, किस प्रकार के वर्ण होते हैं? ये देखो इधर, यहां से समझो। एक होता है अ, फिर होता है आ, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब कई सारे लोग ऐसे शादीशुदा घर में बैठे होंगे, खास करके महिलाएं, खास करके जिनकी शादी हो गई और उनके बच्चे साइड में बैठे होंगे, तो वो यूं घुटन पे ऐसे मुंह टेक के देख रहे होंगे कि मम्मी तुम तो कह रहे हो हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और तुम तो वो पढ़ रहे हो जो हम 3 साल पहले पढ़ के छोड़ दिए, आ ई पढ़ रहे हो। हे मम्मी बावला मास्टर बावले तुम स्टूडेंट, छोड़ो ये नहीं पढ़ना, कुछ अच्छा पढ़ो। व्हाट इज योर नेम? फिल्लू। ये पहले अगर अच्छे से पढ़ ले होते तो आज थोड़ी ना पढ़ना पड़ता, और कितने ही अच्छे पढ़ लिए हो, आज फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने छोटी कक्षा में आ ई कक्का किक्की कुक्कू केकई कोकऊ कम कहा। ये हमने सिर्फ इसलिए पढ़ा ताकि मार से बच जाए, हमने व्याकरण को कहां समझा कि इसका प्रयोग कहां होता है। इसलिए याद रखिएगा, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, आ ई उ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? री मतलब ऋषि, ए आई ओ औ, यहां तक आपने लिखा, ठीक है। और जितना भी आपने यहां तक लिखा मेरे राजा भाई, ये सब कहलाते हैं स्वर। ये सब क्या कहलाते हैं? स्वर। ये सब क्या कहलाते हैं? स्वर। इनको क्या कहते हैं? स्वर। अगला लिखेंगे, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने अम और अहा नहीं लिखवाया, तो अम और अहा के बाद में आपको डाउट हो, इसलिए हम पहले ही एक अलग से टॉपिक ऐसा लेकर चलते हैं। इसे कहा जाता है अयोगवहा। और अयोगवहा में क्या आता है? याद रखिएगा, अयोगवहा में आते हैं 2 वर्ण, एक आता है अम और एक आता है अहा। अम और अहा। अब पढ़ाएंगे इसे कि ये अम और अहा को और किस नाम से भी बोला जाता है। क्या सर यही अनुस्वार होते हैं? क्या सर यही विसर्ग कहलाता है? बहुत पढ़ना पड़ेगा राजा भाई, है ना? हाँ चलो भाई, लिंक शेयर तो आप किए होंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। दूसरा अगला देखेंगे आप, अब जो भी बच गया है वो सब क्या होता है? व्यंजन। अब जो भी बच गया है वो सब क्या होता है? व्यंजन। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन को समझ लीजिए कि राजा भाई व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इधर देखिएगा, व्यंजन देखिएगा, यहां से होता है क, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ख ग घ, इया ऐसा बोलते थे बचपन में, च छ ज, इसको इंगा बोलते हैं, च छ ज झ, और इसको बोलते इया, ट ठ ड ढ ण अणा। यहां तक समझ में आया? त थ द ध न। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो हाँ। और एक और बच गया, प फ ब भ और म। सब ये क्या चल रहे हैं? सब बोले ये सब व्यंजन है, जिसे आप अनाराम बोलते हैं ना, सब व्यंजन है। यहां तक सर हो गया कंप्लीट? स्वर हो गया, अयोग हो गया, व्यंजन हो गया? नहीं रे, शांति रखो, शांति रखो, सोना मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या बचा वो चीज देखिएगा, प फ ब भ म। अब इसके बाद में और आता है पतंग फल बकरी भालू मछली, फिर आता है यत्ती रस्सी लड़की वन शलजम षटकोण सरौते ह हल्का, फिर आता है श त्र और ज्ञ। यहां तक समझ में आया? क्षत्रज्ञ, और लास्ट में आता है श्र। क्या आता है? श्र। अब ये हो गया बोर्ड पर लिखा हुआ पूरा वर्णमाला। इसका मतलब ये है सर आपने छोटा ऊ लिखा, उसके बाद में बड़ा ऊ लिखा, छोटा उल्लू लिखा, फिर आपने बड़ा उल्लू लिखा। हाँ हाँ हाँ, हर आदमी उल्लू बनने से पहले पहले छोटा उल्लू बनता है, हर बड़ा पागल पहले छोटा पागल रहता है। समझ में आ रहा है ना? हर छोटी जीजी बाद में बड़ी जीजी बनती है, हर छोटा भैयू बाद में बड़ा भैयू बनता है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। छोटी सी एड़ी बाद में बड़ी एड़ी बनती है। ओ ज्यादा इतराए मत, ऐसे ओ करने वाले फिर बाद में औरत बनते हैं। बोलो हाँ। मेरा मतलब ये है कि वर्ण तो ये सब है, पर आपने जो लिखा है इन वर्णों का व्यवस्थित क्रम लिखा है, इसलिए ये वर्णमाला है।
सब करेक्ट है। बोले सर प के बाद में क्या, फ, सर च के बाद में क्या, च, छ, सर झ के बाद में क्या, इया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपने क्या करा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, और जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो सब क्या है, वर्ण है, वो सब क्या है, वर्ण है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? भैया सोनी टीवी एचडी वाले, कपिल शर्मा सोनी चल रहे हैं आपके सोनी टीवी पे, मैंने कहा है कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन पर रहेगा, पर 6 से 7 दिन तक फ्री यूट्यूब पर क्लासेस रहेंगी। यहां तक समझ में आ गया? दीपक जी राम राम सियोर वाले। अब इधर देखिएगा, यहां तक क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा, अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। अब इन सबको गिना जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। ऊपर लिखे वर्णों की संख्या कितनी है, 11। यहां तक क्लियर हुआ? फिर नीचे देखो अयोगवाह वर्ण कितने हैं, 2। टोटल कितने हैं, 2। फिर आप देखोगे 1 2 3 4 5, और इन पांचों के क्रम में लिखा हुआ 1 2 3 4 5। तो 5 इंटू 5 बराबर कितना होता है, 25। तो ये जो व्यंजन इधर लिखे गए इनकी संख्या कितनी है, 25। और फिर अगर आप देखोगे तो ये कितने हैं, 4, ये कितने हैं, 4, और ये कितने हैं, 4। यहां तक क्लियर हुआ? अब इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या संख्या आएगी, आपने उधर से उठाया 11, आपने इधर से उठाया 2, आपने इधर से उठाया 25, और उधर से उठाया 4 4 8 और 4 3 12। इन सबको आप जोड़ दीजिए। आप जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 की आ जाती है 0, और आ जाता है आपके पास में बचा हुआ 1। अब 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, ये हो गया 0। तो कितने हो गए, 50। कितने हो गए, 50। आपका सवाल होगा, देखो आपके सामने लिखा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। 11 तो ऊपर लिखे, 2 नीचे लिखे, 25 ये लिखे हैं, 4 ये लिखे हैं, 4 ये लिखे हैं, 4 ये लिखे हैं, 4 4 8, 4 3 12, 12 और 25 37, 37 और 2 39, 39 और 11 50। यहां तक समझ में हो गया? अब आपसे एक प्रश्न है, वर्णों की संख्या कितनी, वर्णों की संख्या कितनी? इस हिसाब से आपने देखो, जिसको गड़बड़ होता है वो समझ ले कि हमने कहां गड़बड़ किया है। किताब का भरोसा ना करके इधर समझो। वर्णों की संख्या साहब 50 है, पर साहब हमने पढ़ा है कि वर्णों की मानक संख्या जो ऑथेंटिक है मानी जाती है वो है 52, 52। 52 कहां है ये बताओ हमको, 52 कहां है हमको ये बताओ। ठीक है, 52 समझ लो। याद रखिएगा, आपने जो डमरू का लिख रखा है और आपने जो ढक्कन का लिख रखा है, ड और ढा, इन दोनों में एक द्विगुण व्यंजन पाया जाता है। एक आपने देखा होगा उच्छिप्त व्यंजन पाया जाता है, आपने देखा होगा एक आगत व्यंजन पाया जाता है। मतलब जब हम सड़क लिखते हैं तो हमने कभी भी सड़क में सड़क नहीं लिखा है। सड़क लिखा है क्या, नहीं लिखा है। हमने लिखा है पढ़ाई, तो हमने पढ़ाई में पढ़ाई कभी नहीं लिखा, हमने पढ़ाई लिखा है। इसका मतलब है सड़क को सड़क बनाना है तो नीचे ऐसा बिंदु लगाओ, और पढ़ाई को पढ़ाई बनाना है तो नीचे एक बिंदु लगाओ। पर साहब यहां आपने गलत लिखा या वहां आपने गलत लिखा? मैंने गलत नहीं लिखा, ये ड है और ये ढा है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर सर ये कहां से आया? तो ये हमारे भाषा के प्रारूप में लाया गया। ये 2 तरह का व्यवहार करता है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। तो हमने क्या किया, ड से बनाया एक उच्छिप्त व्यंजन ढ, और ढ से बनाया हमने एक उच्छिप्त व्यंजन ढ। इस कारण से याद रखिएगा, ड और ढ से बना ढ और ढ कितने हो गए, कुल मिलाकर हो गए ये 2, एक ये और एक ये 2। अब जोड़ दीजिएगा 50 में 2, 50 प्लस 2 बराबर कितने हो जाते हैं, 52। तो आपका सवाल है कि हिंदी में मानक वर्ण कितने हैं? तो मानक वर्ण कितने होंगे, 52। कौन कौन से होंगे, इसकी प्रैक्टिस घर बैठ के करना है, इसकी प्रैक्टिस घर बैठ के करना है आप लोगों को। बिल्कुल मिशन पीएससी समास के बाद के सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। कंप्लीट बैच का मतलब समझे आप? कंप्लीट बैच का मतलब है वर्णमाला से लेकर हिंदी भाषा के साहित्य तक का पूरा चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना?
राम राम भैया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज जो पढ़ाया उसको 2 मिनट में मैं आपके सामने वापस से प्रेजेंट करता हूं और क्लास को बंद करते हैं इधर, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए राजा भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लो इसका। एप्लीकेशन पर लाइव चल रही है अंकुश जी। अब इधर समझो, हमने 9 के 9 पेज पढ़े, 9 के 9 पेज में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले देखिएगा, रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है ना, रिवीजन करवा रहा हूं। हमने कहा हिंदी विषय है कि भाषा है, हमने कहा हिंदी भाषा भी है, हिंदी विषय भी है। भाषा है तो किस तरह की भाषा है, हमने कहा है राजभाषा है। सर राजभाषा कब बनी, तो हमने कहा 14 सितंबर 1949 को बनी। इसलिए याद रखिएगा, इसीलिए याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हर 10 जनवरी को क्या था वो हम समझाएंगे, विश्व वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कार्यालय की भाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, लेटर की लैंग्वेज होती है, पत्र व्यवहार की भाषा होती है। हमने कहा जब हमारी भाषा हमारे लिए मुद्दा बन जाए, जब हमारी भाषा में हमें बात करने के लिए कोई विषय मिल जाए, कोई कारण मिल जाए, तो वह मुद्दा या विषय बन जाता है। तो हम हिंदी को विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे खाना आप रोज खाते हैं, उसके लिए कभी आप बैठकर चर्चा नहीं करते, लेकिन शादी ब्याह के खाने के लिए आप बैठकर चर्चा करते हैं, पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, हलवाई बुलाते हैं, परिवार के 10 सदस्यों को बुलाते हैं। तो जो रोजाना का काम है, जब वो मुद्दा बन जाए तो वो मुद्दा मतलब कि विषय बन जाता है, जब वो उसका प्रारूप बड़ा हो जाता है। हिंदी रोज का काम है, लेकिन जब बृहद बन जाए तो उसको एक विषय बना दिया जाता है। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी थी, आपने पढ़ा था कि हिंदी व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने टॉपिक बताए थे आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तीसरी चीज हमने देखा था कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि पहले क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको अच्छा एक और बताया था कि कक्षाएं, ये कक्षाएं सत्याजी शर्मा क्लासेस के एप्लीकेशन पर संपूर्ण वीडियो के साथ लाइव उपलब्ध रहेगी। रोजाना का टाइम 7 बजे सुबह रहेगा। यूट्यूब वालों पर क्या होगा, यूट्यूब पर अगले 7 दिनों तक फ्री रहेगी। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए एप्लीकेशन सत्याजी शर्मा का ज्वाइन करना होगा, जिसका फीस अभी मैंने आपको बताया 750 रुपीज, 750 रुपए है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि हमने कहा भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, तो हमने भाषा समझी। मैंने कहा मैं अपनी बातों को कहने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करता हूं वो भाषा होती है। मैंने बोला तो मौखिक भाषा, मैंने लिखा तो लिखित भाषा, मैंने कहा इधर, मैंने यूं कहा सांकेतिक भाषा बुलाया, और मैंने जिसको बुलाया उसका बगल वाला आगत में कहूंगा, ये सांकेतिक भाषा, आना, बुलाना, मना करना, यहां तक क्लियर होगा। और तीसरी चीज, वाक्य की सबसे बड़ी इकाई, उससे छोटी उपवाक्य, उससे छोटी पदबंध, उससे छोटी पद, उससे छोटी अक्षर, उससे छोटी वर्ण। और मैंने कहा था भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्ण कैसे होगा, वर्ण याद रखिएगा, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अगर लिखा है तो वर्ण है, अगर बोला है तो वह मौखिक इकाई मतलब ध्वनि है। मैंने कहा आजा, मैंने कहा आजा, आजा जो मैंने बोला वो ध्वनि या अक्षर है, लेकिन मैंने लिखा आजा तो वह वर्ण हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। जैसे मैंने कहा राजा शब्द में अक्षर कितने हैं, तो जो दिख रहा है वो अक्षर है 2। मैंने कहा वर्ण कितने हैं, तो वर्ण कितने होंगे 4। अब वो 4 वर्ण कैसे होंगे, ये देखिएगा, अक्षर तो हो गए रा और जा, 2 हो गए। वर्ण, रा में र और आ, जा में ज और आ, कितने होंगे 4। तो याद रखिएगा वर्ण क्या होता है, अनाराम जिसे आप बोलते हैं, वर्ण माला जो बोलते हैं, उसको कहीं से भी उठा के कहीं भी लिख दो, वर्ण हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा वर्ण सार्थक टुकड़े संभव नहीं है, और वर्णों का व्यवस्थित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। उदाहरण मैंने ऐसे दिया था कि यदि फूल की माला बनानी हो तो आप व्यवस्थित क्रम में बनाते हैं। बिखरे हुए फूल, बिखरे हुए मोती वर्ण है, और उनको व्यवस्थित क्रम में पिरो देना वर्णमाला है। ये मैंने आपको करेक्ट करवाया था। और अंतिम पेज जिसका रिकॉल करा रहा हूं, फिर क्लास ऑफ है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। स्वर लिखे आपने अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ, आपने लिखे अयोग व अम और रहा, और बचे हुए आपने व्यंजन लिखे। 11, 2, 25 और 12 को जोड़ा 50 हुआ। पर वर्णों की मानक संख्या 52 होती है। तो हमने कहा 2 उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, ड़ा और ढा, इनको पढ़ लो तो 50 और 2 52 होते हैं। तो वर्णों की मानक संख्या 52 होती है। इसे सार्थक सिद्ध करेंगे हम कल की क्लास में। क्लास रहेगी 7 से 8 आप लोगों की, ठीक है ना। तो डेली यही क्लास रहेगी। ध्यान रखें, यूट्यूब के अलावा सत्याजी के ऐप पर कैसे ज्वाइन करना है इसकी पूरी जानकारी कल देंगे। बाकी आप सत्याजी के नंबर पर फोन लगाकर बात कर सकते हैं। यही जो लिखा है यही आपको पीडीएफ के रूप में आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं 7 बजे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।